हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई थी। उसमें मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में सारी चीज़ें समझाई थी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है तो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हो, है ना। वहाँ पे चार्ज पे क्या इफेक्ट आता है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आता है, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आता है, एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है। ये सारी चीजें हमने देखी है जब डाइलेक्ट्रिक को हम अंदर रख रहे हैं तब, और डाइलेक्ट्रिक को बाहर कर रहे हैं तब कैपेसिटर से। ये बहुत सारी चीजें हमने देखी थी और उसी को मैं आज आगे बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो क्या कि चार्ज वहां पे कितने कम हो रहे, कैसे कम हो रहे, पोटेंशियल कैसे कम होगा, क्या होगा, ये सारा मैटर आपको पुरानी वीडियो से ही समझने को मिलेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो मैं पहले बता चुका हूं। अभी मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस टॉपिक को लेके कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, तो फिर आप ये देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। और दोनों क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है अ पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेन्स माइका शीट ऑफ थिकनेस 10 to the power -3 मीटर। कितने उसकी थिकनेस कितनी, 10 to the power -3 मीटर की। एंड शीट ऑफ फाइबर 0.05 इंटू 10 to the power -3 मीटर की क्या है, फाइबर की शीट है ना। और जो यहां पर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है माइका का, कितना है। जैसे ये मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पर क्या है, माइका शीट कितनी है, 10 to the power -3, है ना। तो यहां तक मान लो इतनी होगी। और फिर क्या दे रखा है मुझे, फाइबर शीट, तो फाइबर शीट इतनी रखी हुई है। और ध्यान रखना दोनों ने मिलकर पूरी प्लेस को घेर लिया है, अंदर जितनी भी जगह थी ना सारी इन्होंने किले लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो केम इसका यानी कि इसका जो के है माइका का वो कितना दे रखा है 8, और फाइबर का कितना दे रखा है के 2.5। एज्यूमिंग फाइबर ब्रेक्स डाउन सब्जेक्टेड टू वन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 6.4 इंटू 10 to the -6 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिया है 6.4 इंटू 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। यानी कि अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लग जाता है उस पर, तो वो फाइबर ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद वो इंसुलेटिंग नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग बन जाएगा। ये इनका बोलना है। सो फाइंड मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड। तो हम मैक्सिमम कितना सेफ वोल्टेज यहां पर दे सकते हैं कि ये जो है ये ब्रेक ना हो। कौन, फाइबर का था ना, हाँ, ये फाइबर ब्रेक ना हो। तो इसमें आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो आपको पोटेंशियल बताना है, तो मुझे बताओ कि पोटेंशियल जो है वो इसके और इसके दोनों के पोटेंशियल के बराबर होगा। हम ऐसे ही तो लिखते हैं पोटेंशियल, है ना भाई। इसके लिए V1, यहाँ पे V1 और यहाँ पे क्या होगा V2, तो V1 + V2 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, V पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E1 इंटू यहाँ इसकी डिस्टेंस, तो वो अभी T1 ले लेते हैं। और इसके लिए पोटेंशियल, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी थिकनेस, तो उसको अभी अपन क्या ले लेते हैं T2, है ना। इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, T बना रहे हैं, T1 + T2, है ना। ये T1 है और ये T2 है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो E1 T1, E2 T2। अच्छा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका K टाइम्स, यानी कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा। T यानी कि इसकी थिकनेस, वो रखेंगे अभी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाद वाले का, इसको E2 लिखा था क्या, हाँ, बाद वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो E0 का, इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम्स कम हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ये जो है ना E0 है, सुनो यहां पर जो बोला है ना, इन्होंने बोला है कि फाइबर ब्रेक्स डाउन सब्जेक्टेड टू वन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बाहर से अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा बाहर से। अंदर तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। लेकिन बाहर से अगर मैं इतना लगा दूं तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए 6.4 इंटू 10 to the power 6 जो है बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना, है ना। जब डायरेक्टली बोले कि नहीं उसके अंदर ही इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाए तब आप उसी पर काम करोगे। लेकिन यहां पर इस टाइप से बोला है, बिल्कुल, है ना, समझ के काम करना है। तो V कितना हो जाएगा, E0 कितना है 6.4
इंटू 10⁶ अपॉन के एम कितना है 8 इंटू थिकनेस कितनी है 10⁻³ प्लस ई नॉट 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई इसका के कितना है के एफ 2.5 इंटू थिकनेस कितनी 0.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको सोल्व करके पोटेंशियल निकाल ले। ओके चलो 8 को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 टाइम है तो 0.8 आ जाएगा और ये भी सोल्व हो जाए तो 0.8 इंटू 10⁻³ प्लस 2.5 से इसको कट कर दो है ना 2.5 से करें क्या रुको इसको रहने दो अभी पॉइंट ये पॉइंट गया यहां पर भी पॉइंट था वो गया 2.5 है ना 5 से 25 5 टाइम में ठीक है। अब 5 से 6.4 को कट कर दो तो क्या आ जाएगा इसको 6.5 के अप्रोक्स मान के काम कर लो क्या है ना बिल्कुल कोई नाराज तो नहीं होगा ना हाँ नहीं होना यार बेटा नाराज ठीक है अप्रोक्स आंसर आ जाएगा है ना। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ 1.3 यू क्या होता है 1.289 ऐसा कुछ चलता है 1.28 इस टाइप से कुछ तो वो 3 हो गया अपन अप्रोक्स पे बात करने लग गए इंटू 10⁻6 और -3 तो ये तो 3 ही बचेगा। इन दोनों को सोल्व कर लो तो ये दोनों प्लस होंगे तो 8 and 3 कितना हो जाएगा 11 1 and 1 2 तो 2.1 इंटू 10⁻3 यानी कि 2.1 किलो वोल्ट है ना 10⁻3 को किलो बोलते हैं तो किलो वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल। यही पूछा था मैक्सिमम सेफ पोटेंशियल तो यही है मैक्सिमम इससे ज्यादा देंगे तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा तो वो उसकी स्ट्रेंथ से ऊपर पहुंच जाएगा डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ से ऊपर पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा हाँ वो ब्रेक हो जाएगा और इंसुलेटिंग जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग बन जाएगा ठीक है। तो देख लो इसको नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो। ओके अब मैं रफ कर रहा हूं है ना कर दूं कर तो दिया सर आपने क्या कर दूं अब चलो ठीक है काहे लोड लेते हो सॉरी बेटा देखो मैं अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं पहले मैं समझा देता हूं फिर आप ट्राई करो है ना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ के इक्वल्स टू 3.4 डाइलेक्ट्रिक है ना मतलब पूरा किससे भरा हुआ है 3.4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया है एक कैपेसिटर है पूरा भरा हुआ है पूरा मतलब ऐसे करके पूरा उसका के कितना है 3.4 बिल्कुल भी है ना बिल्कुल भी कोई गैप जो है वो खाली नहीं है। चार्ज विद 100 वोल्ट इसको हमने चार्ज कर दिया कितने वोल्ट से चार्ज कर दिया बताओ 100 वोल्ट से 100 वोल्ट से चार्ज किया के दे रखा है ना और तो कुछ नहीं है ना ठीक। बैटरी रिमूव्ड व्हेन कंप्लीटेड चार्ज्ड अब ये जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो हम बैटरी को क्या कर देंगे वहां से रिमूव कर देंगे है ना भाई पहले हमने लगा दिया धीरे धीरे चार्ज हो रहा है कंप्लीट होते ही बैटरी को हटा दो वहां से बैटरी कोई काम नहीं है ठीक है। मतलब अब क्या हो गया आइसोलेट हो गया आइसोलेट होने का क्या मतलब होता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। यूं क्या बैटरी होती तो क्या होता है या वो बैटरी या तो चार्ज दे सकती थी या चार्ज ले सकती थी दोनों चीजें हो सकती थी लेकिन जब उसको आइसोलेट कर दिया तो अब हाँ है ना चार्ज कंजर्व रहेगा ये हमेशा मतलब कैपेसिटर पर जो ओवरऑल चार्ज है कंजर्व इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज ठीक है। तो एरिया दे रखा है डी दे रखा है डी कितना है 4 mm और एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। फाइंड सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी स्टोर मतलब मुझे सबसे पहले सी यानी कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो कर लो जल्दी से कैपेसिटेंस फाइंड कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हाँ सर यही होता है हमें भी ध्यान है लेकिन अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है के तो के टाइम्स बढ़ जाता है ना सी तो सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के कितना है 3.4 एरिया कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन डी सेपरेशन 4 इंटू 10 टू द पावर -3 क्लियर है ओके 4 से 4 कैंसिल थोड़ा आसान होगा -3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अच्छा मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या हाँ सर कर सकते हैं सर यू आर फ्री टू मल्टीप्लाई ओके कर लेते हैं फिर मैं फ्री हूं तो 5 4 जा 22 8 4 जा 32 है ना
32 कितना, इधर 2 बच रहा, 30 34 कैरी 3, फिर 32, 32 और 3 35 क्रॉस। अब 3 से कर दो, 5 1 5 2 क्या होता है इसमें, कैरी 1 था ना, हाँ 24 और 2 26 0 4 and 5 9 5 and 5 0 कैरी 1 6 and 4 0 कैरी 1 3, तो 3 पॉइंट सॉरी 2 3 को छोड़ के पॉइंट 30.09 इस टाइप से कुछ रहेगा, इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाके प्लस का 3 तो माइनस का 8 बच जाएगा, ठीक, सॉरी माइनस का 9 बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3.0009 है, 009 है, तो उसको मैं 9 को नहीं लूंगा, तो एक पॉइंट इधर आएगा, तो ये क्या हो गई, वैल्यू छोटी हो गई, ये छोटी हो गई, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ के क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -8, है ना। तो मैं 3 से काम चलाऊंगा, कैपेसिटेंस है इसलिए इसकी जो यूनिट है वो क्या है, फराड है, ठीक है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट काम तो हो गया। अब क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है क्या, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में कैसे बता सकता हूं, E इक्वल्स टू क्या होता है, मुझे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल 100 दे रखा, ठीक है, फिर निकाल सकते हैं क्या, E इक्वल्स टू V अपॉन डी होता है, क्योंकि V इक्वल्स टू ED होता है, V इक्वल्स टू ED, तो E इक्वल्स टू V अपॉन डी, ओके। तो E इक्वल्स टू V कितना है 100, D कितना है, ये जो दे रखा है 4 × 10 टू द पावर -3, है ना। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 2 जा 8 24 5 जा 20 और ऊपर जाके प्लस कर दो, E इक्वल्स टू 25 किलो वोल्ट हो जाएगा, सॉरी किलो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, है ना। 10 टू पावर 3 हो जाएगा ना, किलो बना लेगा ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV², हाफ CV², तो U इक्वल्स टू हाफ C कितना है 3 × 10 टू द पावर -8, V कितना है 100 का स्क्वायर, तो U इक्वल्स टू, हाँ ये 2 है ना, 3 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1.5 × 10 टू द -8, 100 4 बन जाएगा, तो 10 टू द पावर -4 जूल में एनर्जी आ जाएगी U, है ना। तो U स्टोर्ड ये निकाल लिया हमने, मुझे इसकी जरूरत लगेगी तो मैं इसको, चलो अभी इसको यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो ए वाला मामला था वो निपट गया मेरा, अब मुझे जाना है बी वाले मामले पर। बी में क्या बोला है, नाउ डाइलेक्ट्रिक रिमूव स्लोली। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक अंदर भरा हुआ है इसको यहां से धीरे 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 बाहर करना है, इसको बाहर करना है। तो बाहर करते क्या होगा, अब सिर्फ अंदर मीडियम क्या बचेगा, एयर बचेगी, सिर्फ एयर ही बचने वाला है। रिमूव स्लोली, फाइंड, क्या फाइंड करना है, न्यू कैपेसिटेंस। न्यू कैपेसिटेंस, अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा, मुझे बताओ कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम अंदर भरते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, क्लियर है। तो जब मैं रिमूव करूंगा तो क्या के टाइम्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए नया कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, नया कैपेसिटेंस, अच्छा अब क्योंकि एयर है तो एयर है तो इसलिए उसको सी नॉट बोल सकते हैं, एयर वाला कैपेसिटेंस, तो सी नॉट बोल दो। तो सी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो सी था उसका के टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। तो पहले का सी कितना था 3 × 10 टू द पावर -8, इसका के टाइम्स कम, तो के कितना था 3.4, इससे डिवाइड कर दो तो बताओ सी नॉट कितना आ जाएगा। हाँ देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी से भी निकाल सकते हो, आंसर तो वही आना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो हमें पता है, मैंने यहाँ पर के का मल्टीप्लाई किया था, अब मैं डिवाइड कर दूंगा तो वही आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ ना के का, तो यहाँ पे कर दूंगा तो आंसर तो वही आना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे डिवाइड करके ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये करना आसान लग रहा ना, मल्टीप्लाई वगैरह करना ही नहीं फालतू का, ये करो, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी से करो, बाकी ये समझ गए ना, इससे हो जाएगा आंसर, है ना। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ए कितना है एरिया 4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 टू द पावर -12 अपॉन डी, डी कितना है 4 mm, तो 4 × 10 टू द पावर -3, 4 से 4 कट, तो सी नॉट कितना आ गया 8.85 × 10 टू द पावर माइनस, ये जो है -9 है ना, प्लस का हो जाएगा -9 फराड, क्लियर है।
3 से डिवाइड हो जाएगा तो उतना कम हो जाएगा, कितना 3.4 से तो 8.5, ठीक है ना। इसको डिवाइड करो तो भी ऐसे आ जाएगा आंसर, आप करोगे उसको सोल्व तो पता चल जाएगा। तो ये सी नोट की वैल्यू हो गई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मुझे कहाँ जाना है, अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है मुझे न्यू कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं तो देखो सेम, ये तो एक तो तरीका है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, क्या कि जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग काम करो, आप पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। लेकिन मुझे बताओ कि पोटेंशियल पहले 100 था, तो क्या डाइलेक्ट्रिक जब रिमूव हो जाएगा तब भी 100 ही रहेगा क्या पोटेंशियल? नहीं। कैसे, सुनो। अच्छा सबसे पहले अगर मैं चार्ज की बात करूं, तो मैं अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाऊं तो इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज होगा। तो इनिशियल चार्ज कितना था, Q इक्वल्स टू CV, जो इनिशियल था क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हुई थी अंदर, तो CV। और फाइनल क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हट गए था तो अंदर सिर्फ एयर है, तो जो भी मामला होगा वो एयर का होगा। क्या C नोट V नोट लिखेंगे, C नोट V नोट। मुझे V नोट चाहिए, जो बाद वाला पोटेंशियल है वो चाहिए ना। तो मुझे बताओ कि जो C वो K टाइम्स बढ़ जाता है जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरते हैं, तो हाँ बढ़ जाता है। तो C को मैं क्या लिख सकता हूँ, K C नोट। V को क्या लिखेंगे, V पोटेंशियल। देखो क्योंकि बैटरी रिमूव्ड है, बैटरी क्या है, रिमूव हो चुकी, तो पोटेंशियल तो वही बना के रखेगी वो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C नोट V नोट, है ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये बाद का V नोट पोटेंशियल, ये V है यानी कि पहले का V है, पहले का V, है ना। और ये क्या है, बाद का, है ना। वो दोनों V नोट हो गए हैं, पोटेंशियल सेम नहीं बना के रखती है वो, है ना। उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मुझे इस टाइप से करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। Q इक्वल्स टू CV, ये तो मैंने सही लिखा था, है ना। ऐसे नहीं करना है, वो क्या है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे मत करो, है ना। वैसे तो अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो नॉर्मली क्या होना है, वहां पर नॉर्मली एक ही चीज होगी, और वो क्या है कि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हाँ पर पहले पोटेंशियल निकालना। जो पोटेंशियल है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। मैं इस वाले फॉर्मूले से करूंगा, है ना। वो तो कंजर्वेशन चार्ज की वजह से वो तो चार्ज को सेम बना देगा, तो ये करेगा। K C नोट और V जो है वो भी क्या होता है, K टाइम्स जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, K टाइम्स कम हो जाता है, तो वो तो V नोट अपॉन K हो जाएगा। और ये तो ये प्रूव हो रहा है कि ये बराबर होता है ऐसा बाकी कुछ भी नहीं है ना। आप इधर मत आओ, इस इधर से नहीं निकाल पाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो, हम मुझे पता है कि जो पोटेंशियल K टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब मैं इसको अंदर डालता हूं तब, लेकिन अब तो मैंने निकाल दिया है। तो अगर मैंने निकाल दिया है तो वो तो क्या होगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो V नोट जो है वो V का K टाइम्स हो जाएगा। तो पहले V कितना था, 100, तो 100 था, और K कितना है 3.4, तो बढ़ जाएगा ना। तो बढ़ के क्या बना लेगा बताओ, ये जो तो 340 वोल्ट। बताओ, उल्टा सोचो, हम क्या करते हैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भरते हैं तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाता है। लेकिन मैं तो अब निकाल रहा हूं क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना। बैटरी कनेक्टेड होती तो पोटेंशियल क्या रहता, सेम रहता, क्योंकि बैटरी वहां पर पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती, लेकिन बैटरी को हटा दिया हमने, तो इसलिए पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज कहीं जा नहीं सकता। चार्ज तो जितना था उतना ही रहेगा, ये मैंने बता भी दिया यहाँ पे, चार्ज तो जितना था उतना ही रहेगा, है ना। तो 340, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। 340 हो गया। मुझे क्या चाहिए, अच्छा ये V वाला मामला भी खत्म हो गया, C भी हो गया, अब E चाहिए। तो E इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन D। तो V कितना आ गया 340 अपॉन में D कितना होगा 4 mm। इसको कट कर दो, क्या हो जाएगा 8 टाइम में 32, ठीक है, और 25 टाइम, और 10 टू द -3 ऊपर जाके प्लस का, तो किलो वोल्ट पर मीटर 85 आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाता है। लेकिन अब मैं रिमूव कर रहा हूं तो पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाए, K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो K टाइम्स बढ़ तो गया 85, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, कहाँ गया, ये रहा 25 था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 85 हो गया, है ना। 3.4 टाइम्स बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनर्जी, तो एनर्जी का भी मामला सेम है, एनर्जी का भी मामला क्या है, सेम।
कैसे? मुझे बताओ कि जब हम ये भरते थे तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता था? क्या एनर्जी बढ़ती थी या कम होती थी? वो देखो। तो मैंने जब देखा तो क्या होता था, हाफ है ना। मैं एनर्जी को ये देख रहा हूं कि होती क्या है, या फिर आप उससे भी कर सकते हो, है ना। ऐसे देख लो। अच्छा, अब बाद में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्योंकि अंदर सिर्फ एयर होगी, तो एयर होगी तो सी नोट वी नोट स्क्वायर होगी बाद में। ठीक है, तो हाफ सी नोट क्या होगा बताओ? वैसे मैं सब निकाल चुका हूँ, सी नोट भी है मेरे पास, सी नोट भी है, वी नोट भी है। वी नोट कितना है? 340, है ना। मैं रख के भी कर सकता हूँ, पर सुनो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। जो सी नोट है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? के टाइम्स कम हो जाएगा, तो इसलिए सी अपॉन के हो जाएगा। अच्छा, वी नोट तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन इसका तो स्क्वायर है ना। तो के स्क्वायर वी नोट स्क्वायर, है ना। स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर, एक के से एक के कट गया ना। वी नोट लिखेंगे, यहाँ पे वी लिखेंगे, तो ये क्या आ गया? के टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर। और हाफ सी वी स्क्वायर तो तब था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ था, है ना। तो अब जो एनर्जी है ना, वो के टाइम्स बढ़ जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, हाफ सी नोट वी नोट, क्योंकि सी नोट और वी नोट दोनों की वैल्यू मेरे पास निकली हुई है। ये वी नोट की वैल्यू है, सी नोट की वैल्यू, ये रख के भी आप सोल्व कर सकते हो। या फिर मेरी मान लो तो, क्योंकि क्या होता क्या है वहां पे कि जब, है ना, बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है और जब वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंटर करवाते हो तो एनर्जी क्या होती है? के टाइम्स कम हो जाती है। लेकिन अब आप इसको रिमूव कर रहे हो तो के टाइम्स बढ़ जाएगी जो पहले थी उससे, है ना। तो के टाइम्स बढ़ा देना है, तो के टाइम्स बढ़ के क्या हो जाएगा? यू इक्वल्स टू के कितना है? 3.4। और बताओ पहले एनर्जी पहले कितनी थी? ये थी 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है सर बहुत होच पोच हो गया, अब तो इसको हटा लो, है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो आप, है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर लिखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वाला मामला है। पहले ये सारा मैटर मैंने खत्म किया था, कहाँ तक? यहाँ तक का। ये इतना मैटर पहले खत्म हुआ था, फिर हम यहाँ आए थे बी वाले पार्ट में। ये बी वाला पार्ट है पूरा, है ना। फिर ये यहाँ तक आने के बाद मैंने फिर ये बताया है कंप्लीट, ठीक है। अब ये वापस से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को, बाकी कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा मुझे? आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे मल्टीप्लाई, के बता दूँ, ठीक है। 15 15 है ना, 60 0 6 बचेगा, 75, सॉरी 45 और 6, 45 और 6 51, तो 51, है ना। तो 51 इंटू 10⁻⁻⁴, लेकिन एक दो को छोड़ के पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5.1 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल एनर्जी। के टाइम्स बढ़ जाएगी, कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है, ठीक है ना। के टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। इसको नोट कर लेना, आप कर लोगे ना? इसको नोट कर लो, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार लिख देता हूं, है ना। फिर आप खुद से ट्राई कर लो, और नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ओके, देखो हुआ क्या है। हुआ ऐसा है कि ये ऐसे कैपेसिटर दे रखा है जिसका एरिया क्या है? सेम है, क्लियर है। ओके, ये कैपेसिटर है। अब यहां पर है ना एक लाइन खींची, है ना, ऐसे बना देता कि लगे हाई प्लेट। अब यहां से ना इसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ऐसे भरा हुआ है, ये ऐसे, है ना। इधर जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, और इधर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2, ऐसे भरा हुआ है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। ये कुछ ऐसे टेढ़ा भरा हुआ है, इधर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इधर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। बाकी सारा जो भी चार्ज वगैरह सेपरेशन वगैरह चाहिए वो आइडियल ले लेना, है ना। ये जो है A है, मतलब ये जो प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट है ना। प्लेट कैसी है? स्क्वायर प्लेट है। बना देते हैं, आपको भी थोड़ा अच्छा दिखेगा।
ये ऐसे, है ना, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, है ना, मतलब मेरे ये कहने का मतलब ये है, ये ऐसे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। ये ऐसे भरा हुआ है कंप्लीट, है ना, और ये आधे में इधर K1 है, आधे में इधर क्या है, K2 है ना। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इधर प्लस का क्यों, इधर माइनस क्यों होगा, ऑब्वियसली। तो इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है कितना होगा, कैसे होगा, निकालो कैसे होगा, है ना। तो ट्राई करो, मैं इसको करता हूं इधर। देखो सबसे पहली बात, अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता डायरेक्टली। अब क्या है, ऐसे वैसे K1 K2 ऐसे भरा हुआ, ऐसे भरा हुआ था तो और मैं कर लेता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या है, इससे परपेंडिकुलर नहीं जा रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इससे परपेंडिकुलर जाती है ना, तो मैं अभी जो कॉन्सेप्ट लगा रहा था V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 वाला, है ना, जितने भी होते हैं उस ऐसे V करते करते सभी के V निकाल के, है ना, V निकल जाता है, उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, C निकाल लेते हैं। जो प्रोसेस है ना, पहले हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर पोटेंशियल निकालो, फिर C निकाल लो, ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस को फॉलो तो मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ई निकाल लूंगा मैं तो, ई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ई क्या है, जो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका उसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतने टाइम्स कम हो जाएगा, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे हुए थोड़े टेढ़े मेढ़े भरे हुए हैं, तो ये मेरे लिए हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे निकालूं, तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले ये लेना है कि स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट क्या, मैं ना ये स्मॉल एलिमेंट लेता हूं, ये स्मॉल एलिमेंट, यहां तक, ये ऐसे स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्मॉल एलिमेंट का क्या लिखूंगा, हाँ स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं पोटेंशियल लिखूंगा। प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी काम हो पाएगा, प्रोसेस फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम है। तो क्या लिखूंगा मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए, पोटेंशियल। अच्छा मुझे बताओ कि इसके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अभी मैंने लिखा था ई नॉट अपॉन K2। ई नॉट जो बाहर से जो लग रहा है वो देख लेंगे बाद में क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ई नॉट अपॉन K1, ऊपर K1 है ना। तो ये जो है मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से देखूंगा तो कुछ डिस्टेंस पर क्या है ना, ये वाला मतलब K2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और इससे ऊपर K1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, है ना। इसको आप E1 E2 भी बोल सकते हो, E2 E1, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या करना है सबसे पहले, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये ले लेते हैं ना, ये इधर से कितनी, एक से डिस्टेंस पर लिया है मैंने जो स्मॉल एलिमेंट लिया है। अब इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या हो जाएगी बताओ, क्या dx हो जाएगी, ये थिकनेस dx है, ये x है तो थिकनेस dx है ना। अच्छा ठीक है, अब रही बात ये कितना है, d है, इसको मैं क्या ले लूं, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूं l, इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं l। जो K2 वाली डिस्टेंस है इसको मैं क्या ले लेता हूं l। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, टोटल d है तो d माइनस l हो जाएगी, क्या हो जाएगी, d माइनस l, ये l है, ये d माइनस l, ठीक है। अच्छा ये वाली क्या है, ये डिस्टेंस a है और ये क्या है, d है ना, ये d है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसको समझो, मैं ना पोटेंशियल लिखूंगा। पोटेंशियल क्या होगा जल्दी देखना, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। तो V इक्वल्स टू V1, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस है ना, V इक्वल्स टू ED होता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, E2, तो E2 को मैं क्या लिख लूंगा, E नॉट अपॉन K2, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है प्लस यहां तक का पोटेंशियल। ऐसे ही तो हम करते हैं सोल्व, नॉर्मली हम जो डिराइव करते हैं फॉर्मूला ऐसे ही करते हैं, है ना, क्योंकि जितना होता है सभी का प्लस करते करते पोटेंशियल निकाल देंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल होगा, अब यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन K1 और इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, d माइनस l, क्लियर है, ओके। अच्छा अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ू,
तो जो v है, v क्या हो जाएगा, ई नॉट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एल है, इसको मैं अंदर भेज सकता हूं, तो डी तो कांस्टेंट है पर एल वेरिएबल है, एल क्या है, वेरिएबल। चलो इसको देखते हैं, अभी यहां तक रहने दो। हाँ, ई नॉट को मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूँ, और वो कैसे, ई नॉट क्या होता है, चलो इसको भी यहीं रहने दो। ई नॉट क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, तो इसको लिख लेते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के टू एल प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के वन डी माइनस एल, ये भी लिख लिया मैंने। ओके, अब एक काम करते हैं, जो कॉमन है उसको बाहर कर दो। कौन कौन कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ए क्या है, एरिया, लेकिन एरिया किसका लूंगा मैं, वो भी इसको सही करना पड़ेगा, है ना। तो एरिया किसका लूंगा मैं, चलो अभी ए ही लिख रहा हूं, अब आगे इसको सही कर लेंगे। क्यू अपॉन एरिया और एप्सिलॉन नॉट कॉमन, एरिया बच रहा है, अब क्या बच गया अंदर, ये हो गया एल अपॉन के टू, और प्लस इधर क्या बचेगा, डी माइनस एल अपॉन के वन, ये बच जाएगा। एरिया है, एरिया का क्या करेंगे हम, तो एरिया तो वो लेना है ना भाई, एरिया तो ये वाला एरिया है ना, ये कौन सा, ये वाला एरिया है, ये एरिया लेना है मुझे। तो भाई ये इसकी थिकनेस है डी, सॉरी डी एक्स, और ये लंबाई कितनी है, ए है, ये देखो ए, तो डी एक्स इंटू ए हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू ए मतलब स्मॉल है ना, तो यह माने यानी कि मैं इसको लिख लू ए डी एक्स, एरिया ए डी एक्स होगा, और यही तो है एरिया, ये इसको देखो भाई, ये एरिया और ये क्या हो गई लेंथ, ये एरिया और ये उसकी जो विड्थ है, तो dx इंटू ए, dx इंटू ए, मैंने v लिख लिया। अब मैं आगे बढ़ू और मुझे c चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, c इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन v, तो q अपॉन v, तो v है ना भाई, c इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन v होता है, तो v का ये फॉर्मूला रख दो नीचे, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट dx, ऐसे लिख लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट dx, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, l अपॉन के टू माइनस डी माइनस एल अपॉन के वन, ये स्टेप्स। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, c इक्वल्स टू q से q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट dx चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन के टू माइनस डी माइनस एल अपॉन के वन, और इधर क्या लिख देते हैं dx, और हमें पता है भाई क्योंकि थोड़े से एरिया की वजह से जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो भी थोड़ा सा निकलेगा डी, इसलिए डीसी लिख लेते। इसको मुझे सही करना पड़ेगा, इसको कैसे सही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के वन का मल्टीप्लाई इधर, तो के वन एल माइनस डी माइनस एल के टू अपॉन के वन के टू, कहां चला जाएगा ऊपर, तो के वन के टू है ना, पहले ए एप्सिलॉन नॉट लिख लो, ए एप्सिलॉन नॉट के वन के टू, इधर क्या आ जाएगा dx अपॉन इस ये लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, के वन एल माइनस के टू डी माइनस एल, है ना, अभी के टू हो गया। चलो अब मुझे बताओ कि वेरिएबल और ये थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, इधर लेंथ एल है और इधर dx चल रहा है ना, तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा, ऐसे मजे नहीं आएंगे, कैसे करेंगे सही। अच्छा, ये पूरा ट्राइंगल देखो, इधर मैं बोल रहा हूं ए, यहां पे ये जो पॉइंट है ये बी, यहां पे ये जो पॉइंट है सी, यहां पर ये जो पॉइंट है डी, और यहां पर ये जो पॉइंट है ई। इस पूरे ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है या नहीं है, कौन से, एडीई, ट्राइंगल एडीई सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एडीई किसके सिमिलर है बताओ, ए बी और सी के सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशो बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एल का रेशो एक्स के साथ लिखूं तो वो बराबर होगा डी के रेशो ए के साथ, है ना भाई, पहले परपेंडिकुलर तो इधर भी परपेंडिकुलर, पहले एल परपेंडिकुलर तो डी भी परपेंडिकुलर, इधर एक्स बेस है तो इधर ए बेस है बड़े वाले ट्राइंगल में, है ना, वो सेम लिखना, उल्टा मत लिख, गलत हो जाएगा नहीं तो, है ना, एल छोटे का परपेंडिकुलर है तो डी बड़े का परपेंडिकुलर है, एक्स छोटे का बेस है तो ए बड़े का बेस है, तो ये तो सिंगल ट्राइंगल वाला रूल है, तो यहां से मुझे एल इक्वल्स टू मिल जाएगा डी अपॉन ए एक्स, तो ये एल की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, है ना, तो डीसी क्या हो जाएगा
बिल्कुल ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट K1 K2 dx अपॉन, यहां पर मैं एल की वैल्यू पुट करूंगा क्या, डी अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा K1 डी अपॉन एक्स माइनस, इधर लिख दूंगा मैं K2 डी है ना, तो इसको एक काम करते हैं ना, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, K1L, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। K1L माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, K2D माइनस माइनस प्लस K2L हो जाएगा। तो ये जो K2L वाला मामला, इसको एक साइड ले लो, है ना, तो L कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2 और माइनस K2D बचेगा। ठीक है, तो ये L की जगह में क्या रख दो, D अपॉन एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K1 प्लस K2 D अपॉन ए, और ये x है ना, L की जगह D अपॉन एक्स रख दिया, K1 प्लस K2 हो गया, माइनस का K2D, माइनस का K2D। ठीक है, यहां से आप एक और काम कर सकते हो, D को भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो D को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, D को और A को भी कॉमन ले लो, तो A का मल्टीप्लाई का डिवाइड कर लेंगे, कुछ ना कुछ इसका भी होगा, तो A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 dx अपॉन D अपॉन ए कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, K1 प्लस K2x माइनस K2AD, है ना, रुको, D तो बाहर आ गया ना, A बच रहा है सिर्फ, K2A बचेगा, D बाहर आ गया, D अपॉन ए बाहर ले लिया मैंने, D अपॉन ए, ठीक, ये A ऊपर चला जाएगा, नीचे D बचेगा, तो A स्मॉल ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 dx अपॉन D, है ना, K1 प्लस K2x माइनस K2A, क्लियर है ना, हाँ ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, पूरा देखो इधर dx लिखा है और ये नीचे देखो x में आ गया है, तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस पूरे को हम क्या लेट कर लेते हैं, t, है ना, तो इस पूरे को t लेट कर लो, तो K1 प्लस K2x माइनस K2A को मैंने t लेट कर लिया, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इधर क्या बचेगा, K1 प्लस K2 और x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, t के, इसलिए x का क्या हो जाता है dx अपॉन dt, ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो 0 इक्वल्स टू dt का क्या हो जाता है 1, और ये dt कहां चला जाता है उधर, तो ये इक्वल्स टू में dt बचेगा, तो यहां से dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन K1 प्लस K2, ये dx आ गया है ना, सॉरी dx ही आ गया, ये यहाँ पे रख दो तो मामला ही हो गया, इंटीग्रेशन dc तो c होता है, इधर a एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन d को अलग करते हैं। अब ये जब मैं dx को पुट करूं तो K1 प्लस K2 आएगा, तो K1 प्लस K2 इधर रख देते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, ये सब ऊपर हो गया dx जगह ये रखूंगा तो dt, और ये जो मैंने रखा ये इधर आगे आ गया, है ना। अब अपॉन में इस पूरे को यहां से लेके यहां तक, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो इसको t लिख लेते हैं। तो c इक्वल्स टू, ये सब तो एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा ln t, है ना, लेकिन अब लिमिट की जब बारी आएगी, तो लिमिट की जब बारी आएगी तो रुको अभी, है ना, वापस इसको चेंज कर लेंगे, ये तो एज इट इज ln t की जगह जिसको मैंने t माना था, K1 प्लस K2x माइनस K2 है, बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, है ना, और एक और ब्रैकेट है बाहर, ठीक है, और लिमिट है, वो लिमिट क्या है, अच्छा हाँ, मुझे x की लिमिट भी तो चाहिए, तो x जो है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, यहां से स्टार्ट होगा, चलते 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 कहां तक, यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है, a है, तो 0 से लेके a आ जाएगी लिमिट, है ना, तो 0 से चलाते रहना इसमें, ये अभी यहाँ पे लिमिट नहीं डालना वो, क्योंकि t हो गया है ना, t तो t की लिमिट डलती, पर हम मैंने चेंज नहीं किया t की लिमिट में, है ना, नहीं तो मैं यहाँ से t की लिमिट में चेंज करके भी कर सकता था, मैंने सोचा ये डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको रख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा c, आगे वाला तो एज इट इज है ना, इसको तो भी देखते हैं, पहले क्या रख देते हैं आगे, पहले क्या रख देते हैं, a रखते हैं, तो a रखते ही क्या होगा, कहां पे रखेंगे अपन, यहाँ पर a आ जाएगा, तो a आते ही K2 है माइनस K2 है, ये तो 0 होगा, सिर्फ K1 है बचेगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 रखा, है ना, तो 0 रखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा ln सिर्फ K2 है बचेगा, है ना, K2 है, क्या आ जाएगा 0 रखते ही
ln k2a, ठीक है। ln k2a, ये k2 है माइनस का है ना, ये माइनस का ही था क्या, d माइनस एल डी माइनस एल डी माइनस एल, ठीक है। k1 है माइनस ln k2a, यहां तक तो क्लियर है ना, मतलब इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना, होगी तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैंने जीरो रखा तो सिर्फ k2 बचा, और वो माइनस का है तो ln माइनस का k2 आ रहा है, ठीक है। इसको माइनस का k2 है तो इसका कुछ कर सकते हैं क्या, है ना। 2 मिनट रुकना, देखो इसमें हाँ वो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव अगर होगा तो ये तो इनफाइनाइट, मतलब ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो ले दे के मैटर गलत ही है ना, ऐसे तो गलत होगा वो, ये गलत होगा। और जैसा कि आप चिल्ला रहे थे जोर जोर से, सर वहां पर आपने माइनस प्लस की जगह माइनस लिख दिया है ना, मैंने नहीं सुना था उसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस चल रहा था, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है, तो मैं इसको अब प्लस करूंगा, है ना, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, बिल्कुल अब ध्यान से करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। हाँ ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मामला जो है k2d माइनस k2l, k2d माइनस k2l, तो ये प्लस का एंड ये माइनस का, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैं अगर k1 और k2 लिखूं तो k1 माइनस k2l कॉमन, तो यहां पर k1 माइनस k2 रहेगा, और ये जो k2d है ये प्लस का रहेगा, है ना, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि इधर क्या था, प्लस था ना, तो k2d प्लस का और k2l माइनस का, तो इधर आ गया k1 माइनस k2 प्लस का k2d, तो k1 माइनस k2 प्लस का k2d आएगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, अब नेक्स्ट ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस वो तो गया, ये माइनस तो ये माइनस, तो ये माइनस, और प्लस का k2a होगा, ये प्लस का होगा। अब लिमिट रखेंगे, अब लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, जब मैं a रखूंगा तो क्या हो जाएगा, k1a माइनस k2a, तो k2a से k2a, ये माइनस का k2a हो जाएगा, अब ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, k1a, तो ln k1a बचेगा, माइनस लोअर लिमिट माइनस ln, अब जीरो रख दिए, जीरो रखते पूरा जीरो रे, प्लस का k2a बचेगा, ये होगा, है ना। तो अब आपका जो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको पता है भाई ln m माइनस ln n क्या होता है, ln m अपॉन n, तो ये हो जाएगा ln k1a अपॉन k2a, a से कैंसिल, तो यहां पर ln क्या आ जाएगा, k1 अपॉन k2। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है ना, तो फाइनल आंसर के लिए जगह नहीं बच रही, तो मैं ये रफ करके थोड़ा कर लेता हूं, है ना। और एरिया, अच्छा एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, भाई ये भी ए है ये भी ए है, तो एरिया तो ए स्क्वायर, ये प्लेट का ही तो एरिया देखते हैं हम, तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर एरिया भी चला लोगे तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एरिया ए स्क्वायर, और क्या हुआ था इसमें, k1 माइनस k2, और a था k1 माइनस k2 a से कैंसिल हो गया था, k1 k2 भी हो गया था, d ये भी हो गया था, एरिया एप्सिलॉन नॉट d भी बच रहा था, ये भी हो गया था, ठीक है। सो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन d k1 माइनस k2, और ln में क्या बच जाएगा, k1 k2 ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक क्या प्रॉब्लम थी, ये जो मैंने ए कॉमन ले लिया था ना, ए कहाँ से कॉमन आया था, यहाँ पर ए ऑलरेडी था, इस ए का मैंने क्या किया, v जो लिखा मैंने, है ना, एरिया को मैंने a dx लिखा था ना, तो एरिया a dx हो गया था,
ठीक है, तो एरिया हो गया था ए डी एक्स, एरिया हो गया था ए डी एक्स। ठीक है, इसको भी सही करना पड़ेगा। ए डी एक्स एप्सिलॉन नॉट था ना, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पर ए आएगा, ए डी एक्स, वो डी एक्स एप्सिलॉन नॉट, ये ए आएगा, है ना। अरे वो क्या है कि जब बोर्ड को बहुत पास से देखते हैं ना, तो चीजें इतनी क्लियर नहीं दिख पाती जितनी आपको दूर से दिखती है ना। तो ये दोनों ए मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर एरिया लिया मैंने, यहाँ पर भी मैं इसको ए लिखता हूँ, और अब ये ए से ए आके क्या बन गए हैं, ए स्क्वायर। इधर तो कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर। ठीक है। तो जो सी है, अब जो फाइनल सी बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन डी K1 माइनस K2, ये हो गया। अब ये लिख लेते हैं, ये जो बच रहा था ln K1 अपॉन K2, ये फाइनल आंसर है। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं, ये फाइनल है। अरे वो कुछ नहीं, कुछ टर्म में इधर उधर कर दी थी, वो आपको पता चल गई होगी मैंने जो गलती की है वो, है ना। मतलब उसी टाइम आप समझ गए थे कि हाँ सर ने वो लिखने में गलती कर दी है ना। बट ओवरऑल फाइनल जब मैं देखता हूँ लास्ट में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तो मैं उसको जरूर देखता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। क्योंकि आप जब बहुत पास से देखते हैं ना, तो थोड़ी सी चीजें हाँ थोड़ा इधर उधर हो जाता है वो, है ना। बहुत ध्यान से करना पड़ता है। वैसे डेरिवेशन आप देख पा रहे हो कितना है ना। ये जरूर एक थोड़ी सी लॉन्ग मेथड आपको लग रही होगी, बट ये ट्रेडिशनल मेथड है ना। ट्रेडिशनल से कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर पोटेंशियल निकालो, फिर कैपेसिटेंस निकालो। लेकिन यहाँ का मामला थोड़ा अलग था, इसलिए पहले स्मॉल एलिमेंट निकाला, स्मॉल एलिमेंट निकालने के बाद फिर हमने फाइनल इंटीग्रेशन करके पूरा कैपेसिटेंस निकाला। तो ये बहुत ही मतलब लॉन्ग मेथड है, लेकिन इतनी ट्रेडिशनल मेथड है। और अगर आप ये चीज समझ गए ना, मतलब आपको कैपेसिटेंस के इस वाले मामले में तो पूरी ए से जेड तक सारी चीजें आ जाएगी, है ना। मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो यहां तक तो इस टॉपिक को मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर से मैं लेने वाला हूं कॉम्बिनेशन या फिर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग को समझाऊंगा, उसके बाद उससे क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में और कितनी वीडियोस बन सकती है अभी से तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, है ना। बट अप्रोक्स 4 तो मान के चलो उतनी तो हो ही जाएगी, है ना। बाकी आपको प्लेलिस्ट में दिखी जाएगी कि कितने वीडियोस और नीचे आपको दिख रही है ना। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे आप अपनी पढ़ाई करते रहें।